हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एक्स पॉडकास्ट में। ये वो जगह है जहां दुनिया की खबरें मिलती हैं सच्ची बातचीत से। हम बात करते हैं उन घटनाओं की जो पूरी दुनिया में हो रही हैं और ये भी बताते हैं कि उनका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो अपने हेडफोन लगाइए और हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं ग्लोबल एक्स पॉडकास्ट। कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक देश दूसरे देश के राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार कर ले? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए गए। तो चलिए आज हम इसी असाधारण घटना और इसके दूरगामी असर की पड़ताल करते हैं। ये वो सवाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों के आपसी संबंधों की बुनियाद को ही हिला देता है। क्या एक देश के पास ये अधिकार है कि वो दूसरे देश के चुने हुए लीडर को पकड़ ले? क्या ये मुमकिन भी है? और इसका जवाब है हाँ। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने ठीक यही किया। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया और इस एक कदम ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में जैसे भूचाल ला दिया। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए उस मिलिट्री ऑपरेशन की डिटेल्स में चलते हैं जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जिसने इस अविश्वसनीय गिरफ्तारी को अंजाम दिया। देखिए ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। असल में ये तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2025 में एक तेल टैंकर को जब्त करने से। कुछ ही दिनों बाद वेनेजुएला के बंदरगाहों की पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी गई और फिर एक डॉक एरिया पर हमले का दावा किया गया। हर एक कदम के साथ दबाव बढ़ता गया, जिसका क्लाइमैक्स 3 जनवरी को मादुरो की गिरफ्तारी के साथ हुआ। गिरफ्तारी के फौरन बाद अमेरिका ने दुनिया के सामने अपना इरादा साफ किया। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान इस बेहद असाधारण कार्रवाई को सही ठहराने की एक कोशिश थी। उनका मकसद था वेनेजुएला में सत्ता का एक सुरक्षित और उचित तरीके से हस्तांतरण करवाना। ऑपरेशन तो हो गया, पर उसके बाद जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा बड़ा था। मदुरो की गिरफ्तारी ने वेनेजुएला में एक बड़ा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन पैदा कर दिया और इसके नतीजे तुरंत दिखने लगे। तो इस पावर वैक्यूम को भरने के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट ने मोर्चा संभाला। उन्होंने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया और इसी उथल-पुथल के बीच वेनेजुएला को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति मिली। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, इंसानी जानों की कीमत। वेनेजुएला के अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस ऑपरेशन के घातक असर की एक गंभीर याद दिलाता है। अब आते हैं इस पूरे विवाद के कानूनी पहलू पर, जो कि बहुत अहम है। ये है हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी का सिद्धांत। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है जो कहता है कि जब तक कोई राष्ट्राध्यक्ष अपने पद पर है, उस पर किसी दूसरे देश की अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और बस यहीं आकर दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका था जो अपनी कार्रवाई को नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक जरूरी कदम बता रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स थे जिनके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का एक खुला और बहुत गंभीर उल्लंघन था। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला की नहीं थी। दुनिया की बाकी बड़ी ताकतें, खासकर चीन, इसे बहुत ध्यान से देख रहा था। अब जरा बीजिंग के नजरिए को समझते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही सोची समझी थी। चीन ने यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प 2 तरफा रणनीति अपनाई। मतलब दुनिया के सामने कुछ और बंद दरवाजों के पीछे कुछ और। सार्वजनिक तौर पर तो उन्होंने अमेरिका की कड़ी निंदा की और खुद को ग्लोबल साउथ का मसीहा दिखाने की कोशिश की, लेकिन असल में पर्दे के पीछे उनकी पहली चिंता अपने पैसे और अपने हित थे। उन्होंने फौरन अपने बैंकों को वेनेजुएला में अपने फाइनेंशियल रिस्क का हिसाब किताब लगाने को कहा। ये साफ दिखाता है कि उनके लिए बयानबाजी से ज्यादा जरूरी अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा है। वेनेजुएला में जो हो रहा था उसकी गूंज हजारों मील दूर एक और ग्लोबल हॉटस्पॉट में सुनाई दे रही थी, और वो जगह थी ताइवान। चलिए देखते हैं कि इस पूरी घटना से चीन और ताइवान के सैन्य रणनीतिकार क्या सबक सीख रहे थे। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए वेनेजुएला में हुआ ये अमेरिकी ऑपरेशन एक लाइव केस स्टडी बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ताइवान के खिलाफ एक संभावित डिकैपिटेशन हमले यानी लीडरशिप को खत्म करने वाले हमले के लिए अमेरिकी तरीकों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। बंदरगाहों को कैसे ब्लॉक करना है, साइबर अटैक कैसे करने हैं, स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल कैसे करना है, हर चीज उनकी जांच के दायरे में है।
लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। अमेरिकी हमले के दौरान वेनेजुएला के चीन में बने रडार सिस्टम फेल हो गए थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि चीन की टेक्नोलॉजी कमजोर है? ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि रडार टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि वेनेजुएला की तरफ से खराब मेंटेनेंस की वजह से फेल हुए। ये छोटी सी बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये बताती है कि हथियार जितने जरूरी हैं, उतनी ही जरूरी उनकी देखरेख और तैयारी भी है। बाहरी खतरों की बात तो ठीक है, लेकिन शायद ताइवान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से ही आ रही है। अब ताइवान की जटिल घरेलू राजनीति पर एक नजर डालते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट है। देखिए, ताइवान इस वक्त एक बहुत गहरे संवैधानिक संकट में फंसा हुआ है। ये एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई है जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत को लगभग बेकाम कर दिया है। पहले विपक्ष ने कोर्ट के काम करने के नियम बदल दिए, फिर उन्होंने नए जजों की नियुक्ति को ही रोक दिया, और जब कोर्ट ने इस कदम को असंवैधानिक बताया तो विपक्ष ने जजों के खिलाफ ही शिकायत कर दी। ये एक ऐसा राजनीतिक गतिरोध है जो देश को अंदर से कमजोर कर रहा है और बाहरी खतरों के सामने और भी ज्यादा असुरक्षित बना रहा है। तो आखिर हम इन सब से क्या समझें? एक देश दूसरे देश के नेता को पकड़ लेता है। एक महाशक्ति इसे भविष्य के युद्ध की तैयारी के लिए एक गाइड बुक की तरह पढ़ती है। ये सब हमें एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या राष्ट्रीय संप्रभुता यानी नेशनल सोवरेनिटी के पुराने नियम अब टूट रहे हैं? क्या हम एक ऐसी नई दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां कोई भी देश या उसका नेता सुरक्षित नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर हम सबके भविष्य पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताइए। हमें हर जगह फॉलो करना मत भूलिए, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, हर जगह मिलेंगे आपको हम ग्लोबल एक्स पॉडकास्ट के नाम से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।